गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरनमेंट स्टडीज का एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन। दैट मीन्स कि एनवायरमेंटल में कौन कौन से लॉज पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें वाटर और एयर हमने पढ़े हैं। तो वाटर और एयर में हमने पढ़ा था कि उनको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज बनाई हैं, स्टेट लेवल पे कौन सी एजेंसी बनाई है, नेशनल लेवल पे कौन सी एजेंसी बनाई है। नाउ इसमें दो एजेंसीज हम आज पढ़ेंगे, एनजीटी एंड ईआईए। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो ये दिल्ली में इसका सेंटर है जहां पे इसका ऑफिस बनाया गया है, लेकिन और भी जगह पे है, उसको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सो लेट अस सी कि क्या जरूरत थी इनको ट्रिब्यूनल को बनाने की। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है। The present day legislation in India are the outcome of the growing industrialization and population pressure. हो क्या रहा है कि आज की डेट में इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें जरूरत थी कि कोई कॉमन लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कानून में ऐसी रेमेडी हो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाए। तो इसकी रेमेडी और इस तरह का एक लॉ बनना चाहिए था। अगर हम डिफाइन करें, रिवाइज करें, हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज करते हैं। द लॉज एंड लीगल रेमेडीज एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू एनफोर्स द पीपल एंड कंपनी टू अबाइड बाय फॉर द सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसे कानून जो लीगल रेमेडीज बनाई गई हैं, जो उसका एक संरक्षण देते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि लोग और कंपनी उसको माने, और इससे क्या होगा कि सेफ्टी होगी एनवायरनमेंट के। फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। मानव और जीवित जीवों के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लोगों और कंपनियों को पालन करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और कानूनी उपायों को पर्यावरण कानून के रूप में जाना जाता है। नाउ ये लेजिस्लेशन क्या सिर्फ नेशनल लेवल पे होते हैं? नहीं, ये नेशनल लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, और कई जगह ये स्टेट लॉ भी होते हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यों के लेवल पे भी होते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि राज्यों में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है या किसी कारण से कुछ ऐसा होता है। तो जैसे मैं बताऊं कि हमारा ताजमहल है आगरा में, तो वहां के लिए कानून अलग बनाया गया है। वहां से यहाँ तक कि वहां की जो लेदर इंडस्ट्री थी, जो बहुत मानी जाती थी, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था। तो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लॉ with a common goal to reduce the threat to human or living organism due to degradation of environment। तो ये एक कानूनों का संग्रह है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की क्षति को के कारण मानव या जीवित जीवों को खतरे को कम करना है। अब आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं थे? ये पहले थे लॉज इन एशियंट इंडिया, बाहर के पुराने जो इंडिया में थे। तो तब क्या होता था कि तब मानने के लिए हम एक वैदिक कल्चर बनाया हुआ था, वैदिक एक नीतियां बनाई हुई थी, जिसके तहत हम क्या करते थे कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए हम एक विश्वास की कोई चीज लोगों के अंदर डाल देते थे डेली लिव्स में। आपने देखा हुआ है कि हम पीपल की पूजा करते थे। आज की डेट में हमें पता है कि पीपल क्या करता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो दैट्स वाई उस वक्त पीपल की पूजा करने के लिए कहा जाता। तो कुछ ऐसी माइथोलॉजी थी जो लोगों के अंदर इनकल्टीवेट कर दी गई थी, डाल दी गई थी, उनको भरोसा दिलाने के लिए कि ये धर्म के हिसाब से ठीक है। हिंदू थायोलॉजी में भी फॉरेस्ट, ट्रीज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक स्पेशल वर्कशिप, पूजा के लिए कुछ बनाया गया था। कटिंग ट्री, ग्रीन ट्री वाज प्रोहिबिटेड एंड पनिशमेंट वाज प्रेस्क्राइब्ड। हरे पेड़ों को काटना बिल्कुल मना था और उसके लिए सजा भी दी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी चीजें मैंने बताया है कि वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए मनु ने एडवाइस किया था कि पानी जो है वो यूरिन, स्टूल या खांसी से या किसी भी गलत अपवित्र ऑब्जेक्ट से या ब्लड से या पॉइजन से खराब नहीं करना है।
और इसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति और चरक संहिता में भी काफी सारी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि पानी की प्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या। तो ये एक तरह से थोड़ा सजा, अधिकार और ड्यूटीज इस तरह से बताई गई थी, सो दैट कि लोगों के अंदर ये चीजें उनके अंदर सम्मिलित हो गई थी। अर्थशास्त्र में भी काफी सारी पनिशमेंट लगाई गई थी, जो कि कटिंग ट्रीज, फॉरेस्ट को डैमेज और एनिमल्स को किलिंग के लिए उन्होंने मना किया हुआ था। इसी तरह से कुछ पनिशमेंट उसमें पॉल्यूशन या फिर सैनिटेशन की खराबी करने वालों को दिए जाते थे। Now, environmental legislation we have already discussed, water, air हम already cover कर चुके हैं, forest, wildlife ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, बट हम बात करते हैं एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, Supreme Court of India suggested that there should be an environmental code on regional basis with professional judges and 2 experts। उन्होंने ये लगभग उस टाइम हुआ जब भोपाल गैस त्रासदी हुई हमारे इंडिया में, एक ट्रेजेडी हुई जिसमें रातों रात गैस लीक हुई और काफी सारे लोग उसके फैक्ट्री में और फैक्ट्री के आसपास के एरिया के लोग रात को सोए ही रह गए। दिस वाज इन 1984। तो उन्होंने उस वक्त सजेस्ट किया कि ऐसा कोई होना चाहिए, क्योंकि भोपाल की काफी साल तक, आई थिंक 30 इयर्स तक भी उसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो होता यह था कि उसका एक नॉर्मल कोड ऑफ प्रोसीजर में डाला जाता था। नॉर्मल कोड में जब डाला जाता था तो बाकी और सारे भी केस होते थे, तो वहां वो जरा केस जो होते थे वो साइड में पड़े रह जाते थे। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा कोड भी होना चाहिए जहां पे एक प्रोफेशनल जज हो, प्रोफेशनल जज जो आमतौर पे जजिंग का काम करता रहता है, और 2 एक्सपर्ट होंगे जो ऐसे इस तरह के एनवायरनमेंट के इश्यूज में एक्सपर्टीज हो, उसकी एक्सपर्टीज हो, कई सालों से एनवायरनमेंट में डील करना हो। तो एज देयर वाज ए नीड फॉर स्पीडी जस्टिस, यहाँ पे आप साइड में देखिए कि गैस लीक होने पे पता भी नहीं चलता कि कब गैस लीक हुई है। तो स्पीडी जस्टिस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इट वाज फाउंडेड ऑन 18 अक्टूबर 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल एनजीटी एक्ट, इसको एनजीटी एक्ट भी कहते हैं। ये 2010 में बनाया गया फॉर फास्ट हियरिंग द मैटर्स कंसर्निंग द एनवायरमेंटल इश्यूज। नाउ अब आप कहेंगे कि ये ट्रिब्यूनल पहले क्यों नहीं बनाया गया? हाँ, पहले बनाया गया था। द ट्रिब्यूनल स्टार्टेड इन द ईयर 1984। 2 दिसंबर को ये त्रासदी हुई थी, तो 3 दिसंबर के बाद इसके ऊपर डिस्कशन होते होते ये 1984-85 में ये ट्रिब्यूनल स्टार्ट कर दिया गया था, जो इसका फैसला करने के लिए लगाया गया था। लेकिन उस वक्त इसके पास पावर्स नहीं थी, पावर्स सिर्फ नॉर्मल जो थी कोर्ट्स उनके पास ही थी। Then Supreme Court specifically mentioned the need for such tribunals in the case where the gas leaked from Shri Ram Food and Fertilizer Limited in Delhi। दिल्ली में भी ऐसा ही कांड हुआ, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई वैसे ही श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर में भी एक गैस लीक हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अलग से डील करने के लिए अलग से कोर्ट बनाने चाहिए। तब उसकी फाउंडेशन 2010 में जाके एनजीटी के नाम से हुई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक्ट बनाया गया 2010 में। This act provided for the establishment of NGT for the effective and fast disposal of cases relating to environmental protection। तो इस तरह के केस उसमें डाले गए जिसमें तेजी से उन केसेस को डील किया जाए, जिसमें एनवायरमेंटल के हो, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के हो, नेचुरल रिसोर्सिंग के हो, इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू एनवायरमेंट एंड गिविंग रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस। कोई ऐसे डैमेजेस हो गए हैं किसी प्रॉपर्टी को, किसी पर्सन को, तो उनको एकदम से कॉम्पनसेशन दिया जाए या कुछ रिलीफ दिया जाए। ये एनजीटी में हुआ कि सपोज आप कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, आसपास के लोगों को उससे बीमारियां फैल रही हैं, तो एकदम से उनको रिलीफ मींस उनके ऊपर रोक लगा दी जाए, या फिर उनके आसपास वालों को अगर हमने शिफ्ट करना है, माइग्रेट करना है वहां से, तो उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए कि तो आपकी प्रॉपर्टी के बराबर आपको कॉम्पनसेशन। तो इस तरह के मैटर्स जो हैं वो एकदम से डील किए जाएं, तो इस तरह से एक अलग तरह से कोड बनाया गया विच वाज नोन एज एनजीटी। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे स्पीडी डिस्पोजल, दैट मींस कि बहुत तेजी से, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर कोई भी ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ कोई भी हो, तो परमिशन लेते हुए अगर उन्होंने कोई कंडीशन लगाई है और उसको उन्होंने वायलेट किया है,
तो उसके जो सजा देनी है वो एनजीटी में दी जाती थी। तो इसमें एकदम से त्वरित निपटान होता था पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के कारण या संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग करने के लिए। अब इसके एनजीटी की संरचना क्या होती थी, कंपोजिशन क्या होती थी? इट शुड हैव मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए और नॉट मोर देन 20 मेंबर। 20 मेंबर से ज्यादा नहीं, 10 से कम नहीं होने चाहिए। द मेंबर्स विल बी ए मिक्स ऑफ जजेस एंड एक्सपर्ट मेंबर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। और हर एक बेंच में, ट्रिब्यूनल में जजेस और एक्सपर्ट दोनों होने चाहिए। एक एक्सपर्ट मेंबर कम से कम होना चाहिए और एक जुडिशियल, एक जज जरूर होना चाहिए, जो जुडिशियल मेंबर जो ऑलरेडी जज रहा होगा। The chairperson of NGT is a retired judge of Supreme Court. जो NGT का सबसे बड़ा चेयरपर्सन होगा वो रिटायर्ड जज होगा, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में NGT का हेड ऑफिस है। अदर जुडिशियल मेंबर आर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। कुछ और भी मेंबर्स लगाने हैं, क्योंकि एक ही केस तो नहीं होगा, काफी सारे केसेस होंगे, तो कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस को लगा देंगे। लेकिन हर एक के साथ एक एक्सपर्ट मेंबर जरूरी होना चाहिए। एंड एक्सपर्ट मेंबर शुड हैव ए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस and qualification and minimum of 15 year of experience in the field of environment and forest conservation. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? गोइंग बाय द एनेक्टमेंट, मेन ऑफिस इसका दिल्ली में बनाया गया और रीजनल बेंचेस जो हैं पुणे में बनाई गई, जो कि वेस्टर्न जोन कहलाती है, भोपाल सेंट्रल जोन, चेन्नई सदर्न बेंच एंड कोलकाता इज ईस्टर्न बेंच। तो ये 4 एरिया में अलग अलग बेंचेस बना गई। ईच बेंच हैज ए स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन। भौगोलिक क्षेत्राधिकार होगा कि इस साइड में वेस्टर्न के जितने भी हैं वो पूना में आके केस लड़े जाएंगे, सेंट्रल बेंच के भोपाल में, सदर्न के साउथ के चेन्नई में एंड ईस्टर्न के कोलकाता में। और अगर उससे भी आ जाए तो दिल्ली में मेन हेड ऑफिस है। तो इनकी पावर्स क्या है? इनकी सारी पावर्स हैं जो 7 कैटेगरीज के लॉ हैं। वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन सेस एक्ट जो है वो 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA जो है वो 1986 का, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सातों के जितने भी हैं वो केसेस उनके एनजीटी के अंडर लड़े जा सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें एप्लीकेशन या अपील आपने कैसे फाइल करनी है? एनजीटी एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर फॉलो करता है। एक एप्लीकेशन आपने फाइल करनी है फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज और एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन किया है, उससे आपका एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है या आपकी एनवायरमेंट से डैमेज से आपको कुछ खतरा हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, तो उसका आपने एक एप्लीकेशन फाइल किया। हर एक एप्लीकेशन जहां पे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांगा गया है, सिर्फ कुछ अपील मांगी गई है, वहां पे 1000 रुपए की फीस होगी। और अगर कहीं पे कॉम्पनसेशन मांगा है, आपने कहा जी मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, तो फीस क्या होगी? 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। जितना आपने मांगा है 5 लाख का 1% मीन्स कि उसके 2 जीरो हटा दीजिए तो 5000 आपको फीस देनी पड़ेगी। 5 लाख के ऊपर 5000 फीस देनी पड़ेगी। पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट इसमें कम से कम 3 साल की है, इज अप टू ज्यादा से ज्यादा 3 साल की है। पेनल्टी 10 करोड़ तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर फर्म्स हैं, अगर इंडिविजुअल है तो 10 करोड़ और अगर कंपनी है तो उसके ऊपर 25 करोड़ तक लगाया जा सकता है। अगर एनजीटी फील करती है कि डायरेक्टर या मैनेजर की गलती से हुआ है, फर्म के कॉमन कॉज की वजह से हुआ है, तब वो 25 करोड़ तक लगा सकता है। और अगर डायरेक्टर और मैनेजर की गलती मानते हैं तो उसको अलग से सजा दी जा सकती है, उसको ऑफेंस जो है उसके ऑर्डर्स साथ में दिए जाते हैं। Then next is environmental impact assessment, EIA, environmental impact assessment। एनवायरमेंट का इम्पैक्ट कितना हुआ है? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक डैम बना है, डैम के साथ क्या हुआ है? डैम टूट गया है, डैमेज हुआ है, बर्स्ट हुआ है, तो उसके साथ क्या है? लोगों के ऊपर नुकसान हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट, उसका असर कितना हुआ, उसको असेस करना, उसको निकालना, कैलकुलेट करना। इसकी डेफिनेशन क्या है? EIA is defined as the evaluation of any project's legal proposal or new operational procedure for their impact on the environment, man and his health, और उसको इवेल्युएट करना और बाद में उसकी इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशन निकालना। किसी भी परियोजना, कानूनी प्रस्तावों या नई प्रचालन प्रक्रियाओं
का पर्यावरण, मनुष्य और उसके स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के लिए मूल्यांकन करना, और अगर उसका कोई अल्टरनेट निकलता है तो वो भी, उसको भी इवेल्युएट करना, सोल्यूशन निकालना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई डैम बनाया जाना है, तो डैम बनाने से क्या होगा, उसके आसपास के एरिया के जो गांव हैं वो पानी में डूब जाएंगे। इसी के साथ मान लो कोई रेलवे ट्रैक निकलना है, तो हो सकता है कि उसके आसपास के खेत जो हैं वो खराब हो जाएंगे। कोई एयर ट्रैफिक बनाया जाना है, तो उसके भी आसपास के एरिया या खेत खराब हो जाएंगे, या हो सकता है कोई उसके डैमेज के भी खतरे रहेंगे उसके आसपास की बिल्डिंगों के। तो ये क्यों जरूरत होती है? EIA enables the decision maker to analyze the effect of development activity on the environment, कि हमने डेवलपमेंट तो करनी है, रेल की लाइन भी लगानी है, हवाई जहाज भी लगाना है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट के इफेक्ट क्या है, ये डिसीजन मेकर्स जो हमारे मंत्री हैं या IAS वगैरह हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, उनको बताते हैं EIA से कि इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये इंडिया में कब शुरू हुआ? द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट issued a notification on 27 जनवरी 1994, जिसमें कि 29 एक्टिविटीज में उन्होंने कहा कि EIA इसके लिए जरूरी है, स्टैच्यूरी मींस 100% जरूरी है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, माइनिंग, इरिगेशन, पावर एंड ट्रांसपोर्ट, इनके लिए EIA निकालना जरूरी है। दैट मींस EIA उसका इम्पैक्ट कितना होगा, और अगर वो इम्पैक्ट ज्यादा खतरनाक है तो उसका अल्टरनेट क्या क्या हो सकता है, ये सारा उसमें कैलकुलेट करना। नॉर्मली एनवायरमेंट असेसमेंट कैन बी अंडरटेकन फॉर 2 कैटेगरी, 2 तरह के कैटेगरी प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट सच एज डैम, मोटरवे, कोई बड़ा रास्ता बनाना है, एयरपोर्ट या कोई फैक्ट्री, एंड कॉल इट एज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इट फोकसेस ऑन प्रॉब्लम, नेचुरल रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट। It also checks that a project might harm people, उनकी घरों के ऊपर क्या होगा, उनके लोगों पे असर होगा, या फ्यूचर में कुछ 10 सालों बाद उनके ऊपर क्या असर होने वाला है। तो ये एक तो ये असेस करता है। दूसरा क्या है, जिसमें न्यू प्लान, प्रोग्राम, पॉलिसीज, उनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। स्ट्रेटजी मीन्स कि उनको आगे के लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं, आज ये है तो कल उनके नई तरह के कैसे यूज किया जा सकता है। इसको SEA कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही है, हम 3 इसको कैटेगरी में करते हैं कि इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी का क्या होगा। कोई डैम बनाना है तो उसका इकोनॉमिक वो फायदेमंद है या नहीं है, एनवायरमेंट पे उसका क्या असर होगा, सोसाइटी पे उसका क्या असर होगा। दूसरा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है। एंड थर्ड इज टू प्रमोट एनवायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने करनी है, लेकिन वो एनवायरमेंटली भी साउंड होना चाहिए, कि फैक्ट्री तो हमने लगानी है लेकिन एनवायरमेंट भी उसके ठीक होने चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसके अल्टरनेटिव, या उसको अगर वो फिर भी एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो उसका चेंज करने के लिए कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए, इस तरह के मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो असेसमेंट प्रोसेस जो है वो लगभग 7 या 8 तरीके से हो सकते हैं। स्टेप क्या है, फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। हम एक अगर हमने हवाई जहाज का रास्ता बनाना है तो उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि इस एरिया में बन सकते हैं। देन उसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, इस एरिया में बनेगा, दूसरी साइड में उस एरिया में भी बन सकता है, उस एरिया में भी बन सकता है। Then third is baseline data collection. Baseline means ground realities, उसके घर घर जाके या उसके आसपास वहीं पे जाके हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फोर्थ इज इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। इम्पैक्ट उसके कैलकुलेट करेंगे कि इसका स्पेस सोसाइटी पे क्या होगा, इकोनॉमिक पे क्या होगा, या एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, ये प्रेडिक्शन करते हैं। देन फिफ्थ इज असेसमेंट ऑफ अल्टरनेट्स। हर एक अल्टरनेट के भी हम वही नंबर कैलकुलेट करते हैं। फिर पब्लिक हियरिंग में जब ये हम अल्टरनेट डाल देते हैं तो हम अखबार में निकालते हैं या मुनादी करते हैं और उसको पब्लिक में हियरिंग देते हैं। पब्लिक बताती है नहीं जी हमारा तो ये गांव पूरा बर्बाद हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, ये नहीं है, सो दैट कि पब्लिक भी उसके बारे में अवेयर हो और पब्लिक अपनी राय दे सके। 6 के बाद 7th पे हम एक मैनेजमेंट प्लान एनवायरनमेंट के बारे में बनाएंगे और 8वें पे उसका डिसीजन हम फाइनली करेंगे। और जब डिसीजन हम हो कर लेंगे तो उसकी क्लियरेंस कंडीशन, सब जगह से क्लियरेंस भी लेनी है, कहाँ कहाँ से, एनवायरनमेंट से लेनी है, कहीं और से लेनी है, तो सबसे अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। देयर आर सम प्रोबेबल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। डिफाइन एनजीटी, फंक्शंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनजीटी,
EIA की एक्सपेंड आ सकता है, उसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाई इज EIA नेसेसरी, आंसर इन 1 or 2 sentences, एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ EIA एंड इट्स स्टेप्स, जो मैंने 9 स्टेप्स आपको बताए हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक